हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्ट फीस एक्ट। हम इसका सिर्फ और एक क्विक रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगा और एक क्विक रिवीजन होगा जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो होगा और इससे आपको सारे एमसीक्यू जो भी कोर्ट फीस से आते हैं वो बन भी जाएंगे और इजीली आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो को देख के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कोर्ट फीस एक्ट 1870। कोर्ट फीस एक्ट 1870 के अंतर्गत में 6 चैप्टर्स हैं और 36 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। अब 3 शेड्यूल्स के नाम क्या क्या हैं? तो पहले शेड्यूल का नाम है एड वैलोरम, सेकंड शेड्यूल में है फिक्स्ड फीस, थर्ड शेड्यूल में है वैल्यूएशन ऑफ फीस। पहला शेड्यूल एड वैलोरम, सेकंड शेड्यूल फिक्स्ड फीस, थर्ड शेड्यूल वैल्यूएशन ऑफ फीस। अब ये जो एक्ट है ये एक फिस्कल स्टैट्यूट है, मतलब एक रेगुलेटरी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी है इसमें। और इसके साथ साथ जब इस एक्ट को पढ़ते हैं तब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो एक कनेक्शन बैठा सकते हैं आर्टिकल 284 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। आर्टिकल 284 ये बोलता है कि जो भी डिपॉजिट होगा वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में सबमिट होगा। जो भी कोर्ट फीस आती है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में सब जमा हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं ये एक्ट आया तो इसने कौन से एक्ट को रिपील किया? तो प्रीवियसली रिपील्ड एक्ट का नाम है कोर्ट फीस एक्ट 1867। इस एक्ट को इसने रिपील कर दिया। तो अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में इसका जो नाम होगा वो होगा कोर्ट फीस एक्ट 1870 और इसका जो एक्सटेंट होगा वो कहाँ पे होगा? होल ऑफ इंडिया पे होगा। एक्सेप्ट कहाँ पे ये एक्सटेंड नहीं करेगा? तो ये बता दिया कि those territories immediately before 1st November of 1956 were comprised in Part B state। जो पार्ट बी स्टेट में आते थे उन पे 1 नवंबर 1956 के पहले उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 1A। इसमें बता दिया कि डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अच्छा, इसका जो कमेंसमेंट है वो है 1st डे ऑफ अप्रैल 1870, मतलब 1 अप्रैल 1870 को ये लागू हुआ। और इसके बाद आते हैं 1A में बता दिया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट की जो गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो बता दी गई है। उसके बाद आते हैं 1B में। 1B एक छत्तीसगढ़ का एक लोकल अमेंडमेंट है जिसमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। डेफिनेशन बताई गई है क्रॉस ऑब्जेक्शन को लेके, जिसमें बता दिया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपील इंक्लूड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन और सूट इंक्लूड अपील फ्रॉम डिक्री। ये दो चीज़ों की डेफिनेशन बताई गई है 1B में। सेक्शन नंबर 3 बता दिया गया है। अब यह आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 बोलते हैं फीस इन हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। ये जो चैप्टर है ये 3 से लेके 5 तक है। 3 से लेके 5 तक है और इसमें सेक्शन नंबर 3 बोलते हैं लेवाई ऑफ फीस इन हाई कोर्ट ऑन देयर ओरिजिनल साइट्स। मतलब फीस जो है वो लेवाई की जाएगी किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ लेवाई ऑफ फीस इन प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ लेवाई की बात कर रहे हैं, लेवाई ऑफ फीस होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 4 में। तो सेक्शन नंबर 4 में बताया फीस ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन हाई कोर्ट इन देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन। ये है चार्जिंग सेक्शन है ये। और इसके साथ साथ फीस ऑन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किया जाएगा उस पर फीस लगेगी। जो भी हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल किया जा रहा है उसमें फीस लगेगी। और इसके बाद बता दिया सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत 5 में बता दिया है अगर कोई भी इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फी, अगर डिफरेंस होता है अराइज होता है एज टू अमाउंट ऑफ फी तो कौन डिसाइड करेगा? तो ये टैक्सिंग ऑफिसर का काम है डिसाइड करने का। और अगर क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस का है तब कौन डिसाइड करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे या फिर अदर जज जो कि हाई कोर्ट के होंगे एज चीफ जस्टिस अपॉइंट, जिनको चीफ जस्टिस अपॉइंट करें। अब इसके साथ बता दिया कि जब स्मॉल कॉज कोर्ट होगा अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ जनरल क्वेश्चन उठता है तो पहली तो बात तो क्लर्क डिसाइड करेंगे, और क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस उठता है तो फर्स्ट जज ऑफ सच कोर्ट डिसाइड करेंगे। अब ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये जो टैक्सिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेंगे इस मैटर को। अब यहाँ पे जो टैक्सिंग ऑफिसर होगा इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन बताएगा? ये बता दिया कि चीफ जस्टिस शेल डिक्लेयर टैक्सिंग ऑफिसर, मतलब चीफ जस्टिस जो है वो डिक्लेयर करेंगे टैक्सिंग ऑफिसर को। अब हम पढ़ते हैं
सेक्शन चैप्टर नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 में बता दिए कि फीस इन अदर कोर्ट एंड पब्लिक ऑफिसर्स। अदर कोर्ट्स और पब्लिक ऑफिसर्स की जब बात करी जाएगी तो चैप्टर 3 के अंतर्गत आएगी। चैप्टर 3 जो है वो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 19 तक डिराइव्ड है। अब सेक्शन नंबर 6 में बता दिए कि फीस ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन मुफस्सिल कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर। जो भी पब्लिक ऑफिसर्स है मुफस्सिल कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल होंगे उन पर जो फीस लगेगी वो कैसे लगेगी, तो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में बताया गया वैसी लगेगी। अब आते हैं सेक्शन 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये हमेशा सिविल जज के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सेक्शन नंबर 7 बता दिए कंप्यूटेशन ऑफ फीस। कंप्यूटेशन ऑफ फीस में आते हैं तो कंप्यूटेशन ऑफ फीस की एक चार्ट में आपको बता देता हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा सेक्शन नंबर 7 के लिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 में बता दिए कि मनी सूट है। अगर मनी सूट है तो कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, अमाउंट क्लेम। मनी सूट है मतलब अमाउंट क्लेम। उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस एंड एन्यूटीज। मेंटेनेंस अगर क्लेम किया गया तो उसमें 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट क्लेम पर ईयर। 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट क्लेम पर ईयर। अगर मेंटेनेंस का है तो 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट क्लेम पर ईयर। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो मार्केट वैल्यू बताई गई है उस पर फीस लगती है। अब जो सूट हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे हैं लेकिन उस मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई मार्केट वैल्यू नहीं बताई गई है, या कोई डिक्लेरेटरी डिक्री है, या कोई इंजंक्शन है, या ईजमेंट है, या अकाउंट है। याद रखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, डिक्लेरेटरी डिक्री है, इंजंक्शन है, ईजमेंट है, अकाउंट्स है, इसमें जो फीस है वो प्लेंटिव जो स्टेट करेगा अमाउंट उस पर लगेगी। अब आते हैं फिफ्थ में बता दिया कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो अगर लैंड है तो अगर लैंड जो है वो असेस टू लैंड रेवेन्यू है, मतलब उसका असेस किया जा सकता है, तो उसका जितना असेस किया जाएगा उसका 20 टाइम्स लगेगा, जितना लैंड रेवेन्यू निकलेगा उसका 20 टाइम्स लगेगा। और पार्ट ऑफ लैंड है ऑफ असेस टू लैंड रेवेन्यू, मतलब पूरा लैंड नहीं है, उसका सिर्फ एक टुकड़ा है, तो उसमें भी फीस जो है उस पार्ट की 20 टाइम्स, जो उस पार्ट ऑफ लैंड की रेवेन्यू निकलेगी, लैंड रेवेन्यू निकलेगी, उसका 20 टाइम लगेगा। अब लैंड रेवेन्यू जो कि असेस नहीं किया जा सकता लैंड रेवेन्यू से, तो उसमें बता दिया गया अगर कोई लैंड रेवेन्यू नहीं निकल रही है तो 5 रुपये पर एकड़ के हिसाब से 20 गुना मतलब 20 टाइम्स आपका ले लिया जाएगा। अब आते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन में। तो प्रीएम्पशन में जो सूट है वो प्रीएम्पशन का अगर सूट लाया जा रहा है तो वो जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की उस हिसाब से फीस लगेगी। और 6A ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया पार्टीशन का जब सूट आ रहा है तो पार्टीशन ऑफ सूट में हाफ ऑफ द वैल्यू लगेगी, मतलब पूरी प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ द वैल्यू पे कोर्ट फीस लगती है। लेकिन फुल वैल्यू पे तब लगेगी जब जो पर्सन क्लेम कर रहा है वो आउट ऑफ पोजीशन है, मतलब वो पोजीशन में नहीं है। अब आते हैं इंटरसेक्शन में, इसका क्लॉज 7 में इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसमें बता दिए कि 15 टाइम्स ऑफ हिज प्रॉफिट ऑफ द ईयर नेक्स्ट बिफोर प्रेजेंटिंग प्लेन, मतलब 15 गुना लगेगी कब, जब असाइनी का बात होगा। अब आते हैं इसके 8th क्लॉज में सेट असाइड अटैचमेंट। अटैचमेंट को सेट असाइड कराना है तो अमाउंट फॉर विच लैंड और इंटरेस्ट हैज़ बीन अटैच्ड, मतलब जितने अमाउंट के लिए वो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उस अमाउंट पर फीस लगेगी जब सेट असाइड कराना हो आपको अटैचमेंट को। अब आते हैं इसके क्लॉज 9 में। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात की गई मॉर्टगेज की। सूट अगेंस्ट मॉर्टगेज फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज और रिडेम्पशन, मतलब जब भी सूट रिडेम्पशन के लिए लाया जा रहा है, यहाँ पे बताया है कि जो सूट है वो मॉर्टगेजी के अगेंस्ट में लाया जा रहा है, तो उस अगर प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी के पास है तो मॉर्टगेजी से हम ले रहे हैं वापस, तो उसको कहलाता है रिडेम्पशन करना। तो रिडेम्पशन करने के लिए जो पैसा सिक्योर्ड किया गया, प्रिंसिपल मनी जो सिक्योर की गई थी मॉर्टगेज लेने के लिए, जो मॉर्टगेजर ने मॉर्टगेजी से पैसा लिया था प्रिंसिपल मनी, उस पर फीस लगेगी जब रिडेम्पशन की बात हो रही हो, मतलब मॉर्टगेजी के अगेंस्ट में जा रहा है और मॉर्टगेजी से हम वापस ले रहे हैं प्रॉपर्टी, मतलब रिडीम करा रहे हैं, तब प्रिंसिपल मनी पे लगती है। और सूट बाय मॉर्टगेजी, मतलब मॉर्टगेजी खुद जो प्रॉपर्टी रखा है वो खुद अगर सूट ला रहा है फॉर फोरक्लोजर या फिर कंडीशनल सेल के लिए, तो किस पे लगेगी किस पे लगेगी फीस, तो ये बता दिए कि अमाउंट क्लेम ड्यू एट प्रेजेंटिंग प्लेंट, जो प्रेजेंट कर रहा हो प्लेंट के टाइम पे, प्रेजेंट जब प्लेंट प्रेजेंट हो रहा हो उस समय जितना अमाउंट ड्यू है बचा रह गया जो पे नहीं किया गया मॉर्टगेजी के द्वारा मॉर्टगेजर के द्वारा, तो उस अमाउंट पे फीस लगेगी। उसके बाद आते हैं क्लॉज 10 में। तो क्लॉज 10 में बता दिया गया है कि
फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब भी आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना हो, किसका, सेल का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, तो जो फीस है वो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पे लगती है। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जो मॉर्टगेज का है, तो जो अमाउंट सिक्योर किया गया है उस पे लगती है। और जब लीज की बात आती है तो एग्रीगेट अमाउंट लगता है जो कि रेंट या फिर प्रीमियम कहलाता है। और जब अवार्ड की बात आती है तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, यहाँ पे लीज में बता दिया गया है कि जो एग्रीगेट अमाउंट, जैसे 12 साल में जो टोटल अमाउंट लगने वाला था, जो भी उस टोटल अमाउंट को एक प्रीमियम भी बोला जा सकता है, तो उस पे फीस लगती है। और उसके बाद जो अवार्ड है उसमें जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट पे है उस पे लगती है। और जब बात आती है क्लॉज 11 में लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में अगर कोई वाद होता है तो जो रेंट पर ईयर के हिसाब से उस पर फीस लगाई जाती है। ये हो गया सेक्शन नंबर 7।